हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, राजी बाजी और से भी ठीक है। वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। भाई ऐसा क्या हुआ पाकिस्तान में कि बड़ी इंडियंस की वीडियो आने लगी? रेसी अटैक इज जस्ट अ स्टार्ट, पाकिस्तान वन मूव कैन डिस्ट्रॉय इंडिया। ऐसा क्या हुआ है? वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि कश्मीरी पंडितों पर हमले सिर्फ 1990s में होते थे, अब नहीं होते, तो इस वीडियो के बाद शायद आपका ओपिनियन बदल जाएगा। ओके। इनफैक्ट बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं, बात उन मुस्लिम भाइयों की भी हो रही है जो कश्मीर में रिफॉर्म्स चाहते हैं, भारत का अंग बनना चाहते हैं। वो लॉयर्स हैं, पुलिस में हैं, टीचर्स हैं, जिन पर पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट अटैक करते हैं। यहां मैं शायद इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का ढोंग करने वाले को नहीं। आज के वीडियो पर कोई एड्स नहीं चलेंगे क्योंकि एक ट्रेजेडी के बारे में बात करके पैसे कमाना हमारा मकसद नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, और इस वीडियो में कुछ कंट्रोवर्शियल बातें होने वाली है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सोर्सेस होंगे जो आप उन्हें पढ़कर आपका ओपिनियन बना सकते हैं। ओके। जिसे थोड़ा इतिहास पता होगा उसे पता होगा, पाकिस्तानी जनरल जियाउल हक ने 1971 की हार के बाद पहचान लिया था कि भारत को एक डायरेक्ट वॉर में हराना नामुमकिन है। तो पाकिस्तानी आर्मी ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, और वो है ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। कुछ दिनों पहले रियासी में हुए अटैक्स इसी स्ट्रैटेजी का नतीजा है। एक बस रियासी में इनको बड़ी दुख दर्द हो रहा है, जो उधर कहते रफा में जो हो रहा है, जो पैलेस्टाइन में हो रहा है, वो तो भाई बड़े खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। नीचे कमेंट्स में आ रहे हैं इंडियंस के, सपोर्ट इसराइल। यार मतलब कि हाथ होगी, मतलब ये बड़ा तुम्हें दुखता है। वो क्या इंसान नहीं? इंसानियत के नाते तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम वो अगर कहते उसको कंडेम करो, इसराइल को सपोर्ट ना करो? पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ है और तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो। इधर तुम्हें हमारी बड़ी कहते आज थी कश्मीर के बारे में, हमने कश्मीर लेना है। माता वैष्णव देवी की ओर जा रही थी, जिस पर आतंकियों ने गोलियां चलाई। ये बस खाई में गिर गई और इसमें 9 लोगों की जान गई। इस अटैक में एक छोटा बच्चा भी गुजर गया। आई विटनेसेस कहते हैं कि बस खाई में गिरने के बाद भी आतंकी नीचे उतरकर गोलियां बरसाते रहे। यात्रियों को चुपचाप मरने का ढोंग करना पड़ा, फिर ही आतंकी रुके। ये हमला उसी दिन हुआ जब हमारी नई सरकार शपथ ले रही थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक क्लियर मैसेज था। ये अटैक टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट ने करवाया था, और इस टीआरएफ को सपोर्ट कौन करता है? ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, यानी एकदम से नहीं, स्लोली, धीरे धीरे भारत को डिस्ट्रॉय करो। पाकिस्तान के पूर्व पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने 1965 में यह कहा था कि वो भारत के अगेंस्ट 1000 साल की जंग का ऐलान कर रहे हैं। यूएनएससी में ऐसा स्पीच, यूएनएससी यानी वो संस्था जो दुनिया भर में पीस मेकर बनी घूमती है, उन्होंने ऐसा स्पीच सबके सामने होने दिया। और ये 1000 ईयर वॉर होगी कैसे? इसी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी से। फिर वो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को सपोर्ट करना हो या कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ाना, ये स्ट्रैटेजी काम कैसे करती? भाई ये इंडियन कश्मीर में हालात हैं, ऐसे पाकिस्तानी कश्मीर में अमन और सुकून का माहौल है। सिंपल सी बात है। पाकिस्तान के 7 स्टेप्स है जिनसे वो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली भारत पर अटैक करना चाहते हैं। पहला स्टेप है कश्मीर में सेपरेटिस्ट फोर्सेस को फाइनेंस करना। दूसरा स्टेप है आतंकियों को ट्रेन करना। तीसरा स्टेप है इंडिया के अगेंस्ट पाकिस्तान में हेट स्पीच फैलाना। चौथा स्टेप है भारत में ड्रग्स सप्लाई करना। पांचवा स्टेप है भारत में फेक करेंसी का एक जाल बिछाना। छठा स्टेप है नेपाल और अन्य देशों के थ्रू भारत में आतंकियों को भेजना, स्लीपर सेल्स बनाना। और आखिरी स्टेप है भारत में वेपन्स भेजकर इन स्लीपर सेल्स के थ्रू सिविल वॉर करवाना। अगर आप इसी ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी को और विस्तार में समझना चाहते हैं, देन आई वुड रेकमेंड 2 बुक्स, द अनएंडिंग गेम बाय विक्रम सूद और स्पाई क्रॉनिकल्स, रॉ आईएसआई एंड द इल्यूजन ऑफ पीस। इल्यूजन ऑफ पीस, क्या बढ़िया नाम है, राइट? एक वॉर सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर पर नहीं लड़ी जाती। वॉर अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि प्रॉक्सी वॉर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स लड़ते हैं, वॉर थ्रू टेररिज्म, साइकोलॉजिकल वॉर जो मिस इन्फॉर्मेशन के साथ लड़ी जाती है, इकोनॉमिक वॉर जिसमें देश की इकोनॉमी पर डायरेक्ट अटैक होता है, और डिप्लोमेटिक वॉर जिसमें एक देश को ग्लोबली आइसोलेट करने की कोशिश होती है ताकि कोई और देश हमारी हेल्प के लिए आगे ना आए। इसमें से
डिप्लोमेटिक वॉर फ्रंट पर पाकिस्तान फेल होता दिखता है, एटलीस्ट राइट नाउ, लेकिन बाकी कई मामलों में पाकिस्तान सक्सेसफुल होता है। इसका एक एग्जाम्पल है TRF। पिछले साल भारत सरकार ने TRF को एक टेरर आउटफिट घोषित किया। ये लश्कर ए तैयबा का एक ब्रांच है। पाकिस्तान टेरर फंड करता है, इस वजह से पाकिस्तान 2018 से 2022 के बीच फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद ये ग्रुप TRF एक्टिव हुआ। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस चाहती है कि इंटरनेशनली ये ग्रुप एज अ रेजिस्टेंस दिखे, ऐसा लगे कि कश्मीर के इंडिजिनस लोग इस ग्रुप को चला रहे हैं, वो रेबेल फोर्सेस है, कश्मीर के फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच नहीं है, जो आप इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं, और मुझ पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए। चलिए देखते हैं कि 2020 से कितने अटैक्स में ये ग्रुप इन्वॉल्व रहा है और इनका इम्पैक्ट एग्जैक्टली किन किन लोगों पर हुआ है। लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन कृपा करके इसे स्किप मत कीजिए। 2020 से शुरुआत करते हैं। 5 अप्रैल नॉर्थ कश्मीर में 5 सोल्जर्स मिलिटेंट घुसपैठियों के हाथों मारे गए। 18 अप्रैल इन्हीं के अटैक्स में 3 CRPF जवान मारे गए और 2 इंजर भी हुए। 3 मई TRF के मिलिटेंट्स ने हॉस्टेजेस को पकड़े रखा था, उन्हें छुड़ाते हुए 5 सोल्जर्स मारे गए। 21 मई जम्मू एंड कश्मीर पुलिस पर और CRPF के जवानों पर ओपन फायरिंग हुई, जिसमें एक पुलिसमैन ने अपनी जान गंवाई। 8 जून को एक कश्मीरी पंडित सरपंच को अनंतनाग में गोलियों से मारा गया। 9 जुलाई को हाई सिक्योरिटी के बावजूद शेख वसीम बारी, बाशिर अहमद और उमर बारी को उनके ही घर के सामने गोलियों से मारा गया। इन आतंकियों ने तो एक्टिविस्ट लॉयर्स को भी नहीं छोड़ा। 25 सितंबर को श्रीनगर में बाबर कादरी के घर पर ही उन्हें सबसे पहली बात, अगर पाकिस्तान सपोर्ट करता होता ना तो पाकिस्तान में ये हमले ना होते। भाई पाकिस्तान में हो रहे हैं, पाकिस्तान में हो रहे हैं और तुम कह रहे हो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है लिटरली। और पाकिस्तान क्यों ऐसा चाहेगा कि ऐसा हो कि इंडिया में वो जाके कौन है पाकिस्तान में भी। भाई पाकिस्तान के अपने हालात उस तरह के, हम दूसरे मुल्क से थोड़ी पंगा ले सकते हैं। मारा गया। इस बार टेररिस्ट क्लाइंट्स बनकर उनके घर पहुंचे। 6 अक्टूबर कश्मीर के गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में एक पॉलिटिशियन के PSO को मारा गया। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में 3 BJP वर्कर्स को जान से मार दिया गया। 8 नवंबर 2 आर्मी और 1 BSF के जवान ने LOC के पास कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में पेट्रोलिंग के समय मिलिटेंट से लड़ते हुए अपनी जान गंवाई। 23 दिसंबर को तो CRPF पर उन्होंने ग्रेनेड्स फेंक दिए। साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को भी इन्होंने सतपाल निश्चल नाम के एक कश्मीरी हिंदू को मारा। अब 2021 की बात करते हैं। 19 फरवरी को श्रीनगर में 2 पुलिसमैन मारे गए। 29 मार्च शमशुद्दीन पीर और रियाज अहमद उनके सिक्योरिटी गार्ड शफकत अहमद के साथ मारे गए। 22 जून को तो एक CID इंस्पेक्टर को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। 27 जून पुलिसमैन के साथ उनकी पत्नी और बेटी को इन्होंने मार दिया। 7 अगस्त को भी एक पुलिस ऑफिसर मारे गए। 5 अक्टूबर को एक कश्मीरी पंडित फार्मेसी ओनर को श्रीनगर में मारा गया। 2 दिन बाद 7 अक्टूबर को एक हिंदू और एक सिख टीचर को मारा गया और 2 दिन बाद 9 अक्टूबर को 2 पुलिसमैन को मारा गया। पिछले साल 2023 के अनंतनाग एनकाउंटर के बारे में शायद आपको पता होगा। ये एक वेल प्लान्ड एम्बुश था। इसमें 2 सोल्जर्स और एक पुलिस ऑफिसर मारे गए, लेकिन इस एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन में बड़े क्वांटिटी में वॉर लाइक स्टोर्स जब्त हुए, यानी अटैक की तैयारी हो रही थी। प्लस उनके अड्डे पर पाकिस्तानी मार्क दवाइयां भी मिली। और उसके बाद 2024 में रियासी अटैक। हाँ, आपको ये लिस्ट सुनते समय बोर तो नहीं हुआ ना? हमने कोशिश की कि पिछले 3 या 4 सालों में हुए सारे इंसिडेंसेस 1 बाय 1 कवर करने की। ये वो सारे इंसिडेंसेस है जिनके लिए TRF डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। इनमें अटैक सिर्फ हिंदुओं पर नहीं, सिखों और मुसलमानों पर भी हुआ था। और ये सारी बातें अल जजीरा, इंडिया टुडे, द वायर जैसे पब्लिकेशंस ने भी कवर की हैं। ये डिटेल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सच हमारी आंखों के सामने है, फिर भी हम उसे देखकर अनदेखा कर रहे हैं। TRF अगर सिर्फ एक रेजिस्टेंस होता तो उन्हें अपने कश्मीरी अगर ऐसा लिटरली जैसे हुआ है तो मैं इसको कंडेम करता हूँ। भाई इंसानी जान आजकल कोई वैल्यू नहीं रही। मतलब कि यार एक इंसानी जान को आपको समझते नहीं हो कि भाई वो कुछ वैल्यू रखता है दुनिया में। उसको तो आजकल तो कराची में जो हुआ अभी लेटेस्ट, मतलब कि वो एक सिक्योरिटी गार्ड ने वो कुछ दिन पहले कह रहा था कि मैं मुझे गान ले रहा हूँ, मैंने अभी मार मूर देना कोई बंदा, वो उसने वाकई वो किया। एक बंदा इंडिया पाकिस्तान का मैच पे कवरेज करने जा रहा था, वैसे इंटरव्यू करने जा रहा जैसे आम इंटरव्यू हो रहे होते हैं आजकल, बड़े चल रहे होते हैं। भाई उसने उसको यहाँ पर रख के सीने पर रख के डायरेक्ट गोली चला दी, कोई पूछने वाला नहीं था।
तुम कह रहे हो हाँ पाकिस्तान अटैक कराते हैं, भाइयों को नहीं मारना चाहिए था, राइट? लेकिन उन्होंने सब पर गोलियां चलाई, उन्होंने दहशत फैलाई, उन्होंने एक्टिविस्ट लॉयर्स को भी नहीं छोड़ा, पुलिस को, लोकल म्युनिसिपल लीडर्स को नहीं छोड़ा, टीचर्स को नहीं छोड़ा, बिजनेसमैन को नहीं छोड़ा, ताकि समाज में कभी भी कोई प्रगति ना, कोई भी अपने पैरों पर खड़ा ही ना हो पाए, कोई भी एक लीडर ना बन पाए, अपने मुद्दे डेमोक्रेटिकली सामने रख ही ना पाए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रीइंस्टेट कर दो। ऐसे समय जरूरी है कि कश्मीर से अच्छे लोग चुनाव के लिए खड़े हों, लेकिन अगर लीडर्स खड़े होने पर खुद ही सेफ नहीं होंगे तो वो लोगों की आवाज कैसे बनेंगे? और इससे ही कहते हैं ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। लोगों को अपने आप में ही इतना बांट दो, इतना डिवाइड कर दो कि वो अपने आप में ही लड़ते रहे और पाकिस्तानी आर्मी दूर से तमाशा देखे, भारत को डिस्ट्रॉय होते हुए देखे। ये वीडियो हमारा एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है एजुकेशन का, सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का। और सच में हम पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, सारे सोर्सेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप खुद पढ़िए और खुद का ओपिनियन खुद बनाइए। हो सकता है कि ये वीडियो सिर्फ इंडियन नहीं पाकिस्तानी लोग भी देखें, तो आपको भी ये पता होना जरूरी है कि जब भी कोई अमन की आशा की बात करता है तो ये अटेम्प्ट्स तब तक फेल ही होंगे जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रुकता नहीं। ये टेररिज्म रोके बगैर अमन की आशा सिर्फ गानों तक ही सीमित रहेगी। रियल लाइफ में पीस एक इल्यूजन ही बना रहेगा, क्योंकि रियल पीस तभी पॉसिबल है जब पाकिस्तानी टेररिस्ट हथियार डाल देते हैं, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी को ऑफिशियली छोड़ देते हैं। ये पॉसिबल तभी है जब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से आर्मी का कंट्रोल हटेगा, पाकिस्तान में असली ढंग से डेमोक्रेसी आएगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि रियासी का अटैक लोगों की नजरों में आया, लेकिन ये आउटरीच सिर्फ 2 दिन का आउटरीच होगा, फिर हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएगा। वीडियो की एंड में एक सवाल भारत सरकार से, क्यों हम ये सारी बातें इंटरनेशनल फोरम्स में नहीं रख सकते? क्यों हम इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान पर नहीं ला सकते? क्यों हम ये सारी लिस्ट जो इंटरनेशनल मीडिया ने कवर भी की है यूनाइटेड नेशंस तक नहीं पहुंचा सकते? हमारी साइड मजबूत होने के बावजूद क्यों इंटरनेशनल लेवल पर हम संत महात्मा बनते फिरते हैं? और एक आखिरी सवाल उन सेलिब्रिटीज के लिए जो रफा के लिए आवाज उठाते हैं, लेकिन देशवासियों की बात होती है तो चुप हो। आप एज अ व्यूअर उन्हीं में से एक तो नहीं? रफा के लिए आवाज उठाना अगर ह्यूमैनिटी के लिए आवाज उठाना है, तो रियासी के लिए आवाज उठाना भी ह्यूमैनिटी के लिए आवाज उठाना ही है। और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने भी भाई यही बात की है कि अगर उससे आपको फ़र्क पड़ता है तो इससे भी फ़र्क पड़ना चाहिए, अगर उससे नहीं पड़ता तो इससे भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सीरियस बात है भाई, इंसानी जान की वैल्यू होनी चाहिए। आप उसको कोई वैल्यू आजकल है ही नहीं। एक गोली मारते हैं, बम मारते हैं, 10-10, 20-20, 100-100 बंदा मर जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हिसाब किताब करने वाला नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई इधर मतलब लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। भाई फांसी दो उसी टाइम, पकड़ो उसको उसी टाइम उसको कहते पूरी, मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था मुसलमानों के दौर में, हुक्मरानी में, भाई सरेआम फांसी होती थी, पूरा शहर आता था एक जगह पे फांसी होती थी, फांसी में डाला इनको। और ये बात सही की है उसने कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट के अंदर से आर्मी का हाथ हटेगा फिर ही सब कुछ सीधा होगा, सीधी बात है। खैर इस बार मेरे को क्या पॉइंट हुआ है मुझे कमेंट में लाजमी बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा।